अच्छा भाई, आज का हमारा क्लास का टॉपिक है TSQL। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। ठीक है, बेसिकली ट्रांजैक्ट एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई एक एक्सटेंशन है। किसके लिए? एसक्यूएल लैंग्वेज के लिए। माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई क्या है? एक एक्सटेंशन है एसक्यूएल लैंग्वेज के लिए। असल में देखो, हम लोग जब एक नॉर्मल क्वेरी लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स या सेलेक्ट काउंट ऑफ फलाना, सेलेक्ट मिन मिन ऑफ फलाना, या सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी वगैरह वगैरह, तो हमें क्वेरी चलाते हैं और आउटपुट मिल जाता है। हम उस पर प्रोग्रामेटिकली कुछ करके नहीं देख सकते। जैसे हम प्रोग्रामेटिकली या प्रोग्राम्स के अंदर हम करते थे, हम वेरिएबल्स बनाते थे। हम वेरिएबल्स के बाद उनकी वैल्यूज पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगाकर इफ एल्स के थ्रू मैसेजेस प्रिंट करा सकते हैं या डिफरेंट लॉजिक रन कर सकते थे। हम लूप्स चला सकते थे। वो चीज़ एसक्यूएल में नहीं है। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने वो चीज़ एसक्यूएल में पुट ऑन कर दी है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट TSQL कहता है। मतलब उन्होंने एक प्रोग्रामेटिक पैटर्न डिफाइन कर दिया एसक्यूएल के लिए, कि अब आप एसक्यूएल के अंदर अ, जितनी भी प्रोग्रामेटिक चीजें होती हैं वो आप तमाम के तमाम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। सब तो नहीं, लेकिन कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं भाई ये? अच्छा, और ये तमाम डेटाबेस सर्वर्स के लिए नहीं है। TSQL सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल सर्वर के लिए और एज्योर एसक्यूएल डेटाबेसेस के लिए बनाई है। माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, उसमें TSQL काम नहीं करती। ठीक है। देखो, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल इज माइक्रोसॉफ्ट्स प्रायोरिटी एक्सटेंशन फॉर द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल यूज्ड टू इंटरैक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड एज्योर एसक्यूएल डेटाबेसेस। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आपके पास किससे इंटरैक्ट करती है? एसक्यूएल सर्वर जो हम पढ़ रहे हैं और एज्योर एसक्यूएल डेटाबेसेस प्रोडक्ट्स के साथ। वाइल स्टैंडर्ड एसक्यूएल इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल हम लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टैटिक फलाना, क्रिएट टेबल, ये सारी जो हम एसक्यूएल लिख रहे होते हैं, सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज, ये आपके पास डिक्लेरेटिव, जो आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो गया, आपको आउटपुट मिल जाएगा। आप प्रोग्रामेटिकली उस आउटपुट को स्टोर करके उस पे इफ एल्स नहीं लगा सकते, आप लूप्स नहीं लगा सकते, आप फंक्शंस नहीं बना सकते, जैसे हम जावास्क्रिप्ट या PHP में कर सकते थे। डिजाइन टू टेल अ डेटाबेस व्हाट डेटा टू रिट्रीव। ठीक है, कि एसक्यूएल क्या है? एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है जो सिर्फ डेटाबेस सर्वर को ही बताती है क्या है, कौन सा डेटा आपको चाहिए। ठीक है। जबकि TSQL ऐड करती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। TSQL उसी क्वेरी के अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक पैटर्न डिफाइन कर देती है, जो कि आपको अलाउ करता है कि हाउ टू प्रोसेस द डेटा डायरेक्टली ऑन द डेटाबेस साइड। अब TSQL में बहुत सारी चीजें। TSQL एक्सटेंड्स रेगुलर SQL बाय इंट्रोड्यूसिंग फीचर्स कॉमन टू ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो आपके पास फीचर्स होते हैं, जैसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, इनमें इफ एल्स इफ स्विच केस ब्रेक कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और लूप्स भी आपके पास कंट्रोल फ्लो के अंदर आ जाते हैं। यू कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ योर स्टेटमेंट यूजिंग इफ एल्स ब्लॉक्स, व्हाइल लूप्स एंड केस एक्सप्रेशंस। स्विच केस पढ़ा था ना? ठीक है, इफ एल्स भी पढ़ा था, एल्स इफ भी पढ़ा था, लूप्स भी पढ़े थे। अच्छा, TSQL में सिर्फ एक ही लूप काम करता है, वो है वाइल लूप। इसमें फॉर लूप भी नहीं होता, ना डू वाइल लूप होता है, ना फॉर ईच होता है, ना फॉर ऑफ, कोई भी लूप नहीं होता। ठीक है, सिर्फ वाइल लूप होता है। लोकल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्यों यूज करते थे? कोई पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए टेम्पररी तौर पर, ऐसा ही है। ठीक है। आपके पास PHP में हम वेरिएबल्स बनाते थे डॉलर के सिंबल से, और जावास्क्रिप्ट में लेट var कॉन्स्ट के कीवर्ड की मदद से हम लोग वेरिएबल्स बना रहे होते थे। एरर हैंडलिंग आप कर सकते हो, ट्राई कैच पढ़ा है? खैर, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। ब्लॉक एग्जीक्यूशन आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आओ चेक करते हैं भाई सर, हम किस तरह से ये सारे काम कर सकते हैं। इवन के जैसे आपके पास PHP में प्रिंटिंग के लिए इको है, प्रिंट है, प्रिंट आर है। आपके पास जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट था। इसी तरह TSQL में कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट भी है। कौन सी स्टेटमेंट है? प्रिंट की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अभी मैं बिना एसक्यूएल किसी क्वेरी के, मतलब के बिना किसी डेटाबेस वगैरह के ही काम करके देखूंगा कि किस तरह से ये काम करा जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपके पास आपकी मेमोरी का एक ऐसा पार्ट जहां पर आप कोई डेटा स्टोर करते हो और एक नाम दे देते हो उस वेरिएबल को, जिससे आप उसे पॉइंट आउट कर रहे होते हो डेटा को। ठीक है, जैसे कि PHP में हम इस तरह से बनाते थे, ऐसा ही है। ठीक है, यही सेम वेरिएबल मैं SQL में कैसे बनाऊंगा, अब मुझे ये देखना है।
कैसे करें? एसक्यूएल में वेरिएबल बनता है एट द रेट के सिंबल से। फाइक किससे बनता है? एट द रेट। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम रखते हो। अब वेरिएबल के कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं जो हर लैंग्वेज में सेम होते हैं ऑलमोस्ट, कि कभी भी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, अंडरस्कोर एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिससे वेरिएबल का नाम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। बीच में या आखिर में आप नंबर, कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह आप लगा सकते हो, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर। ठीक है, वेरिएबल का नाम। अच्छा, अब सिर्फ इसमें वेरिएबल का नाम डिफाइन करना काफी नहीं होता। ठीक है, वेरिएबल बनाने के लिए जैसे लेट var कॉन्स्ट था, इसी तरह इससे पीछे लिखते हैं डिक्लेयर। वेरिएबल बनाओ। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो पीएचपी में या जावास्क्रिप्ट में, तो वेरिएबल बनाने के दो स्टेप होते थे, एक डिक्लेरेशन होती थी, एक इनिशियलाइजेशन होती थी। डिक्लेरेशन वेरिएबल को क्रिएट करना, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है, इसी तरह अभी मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसकी डेटा टाइप भी देनी है। उसकी डेटा टाइप भी बतानी है कि इसमें किस किस्म का डेटा आएगा, आइदर इंटीजर आएगा, आइदर वारचार होगी, आइदर टाइनी इंटीजर होगी, आइदर डेसिमल होगी, वगैरह वगैरह। तो एक वेरिएबल बनाता हूं मैं डिक्लेयर करके। ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ लेट सपोज एट द रेट नेम। क्या रख दिया मैंने? फाइक एट द रेट नेम। और नेम में जाहिर सी बात है टेक्स्ट आएगा यानी तैयब, तो उसकी टाइप क्या होगी? आइदर टेक्स्ट हो सकती है, वारचार, वारचार मैक्स, एन वारचार, एन चार, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ वारचार 100। क्या रख दिया मैंने? वारचार 100, और ये मेरा वेरिएबल बन गया। वेरिएबल बन चुका है, लेकिन वेरिएबल को अभी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, सिर्फ बताया एक वेरिएबल बना दो एट द रेट नेम के नाम से। ठीक है, अब वेरिएबल को वैल्यू आप यहां पर डायरेक्टली भी असाइनमेंट ऑपरेटर दे के प्रोवाइड कर सकते हो, और अगर आपको अलग से लाइन में रन टाइम के ऊपर देनी हो तो उसके लिए हमारे पास सेट का क्लॉज है, सेट का कीवर्ड है। ठीक है, सेट करो एट द रेट नेम में, क्या सेट करो? तैयब सेट कर दो। तो ये आपके पास डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हो गई। वेरिएबल को बनाया और फिर उसमें वैल्यू को सेट कर दिया। एनी क्वेश्चंस? समझ आ गया? ठीक है, अगर मैं ये ना करूं तो मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट वैल्यू दे सकता हूँ, कुछ इस तरह। ठीक है, आ, नहीं, फिर सेट लगाने की ये जब पड़ती है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल तुमने वेरिएबल 5वीं लाइन पे बनाया है, लेकिन वेरिएबल को वैल्यू देनी 12वीं लाइन पे, तब तुम्हें सेट यूज करना पड़ेगा। जब वैल्यू नहीं पता रन टाइम पे आ रही है या किसी क्वेरी से आ रही है, तब हम सेट का यूज करते हैं। अभी वो एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड। अब मुझे तैयब की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, और एट द रेट नेम यानी वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। अच्छा, आपके पास इसे एग्जीक्यूट करूंगा। वेरिएबल जब तक बना रहेगा और जब तक प्रिंट होगा, जब तक क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, बस उसके बाद वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ एग्जीक्यूशन के वक्त वेरिएबल बना होता है। अब वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब बजाय आपको आउटपुट तो यहाँ दिख गया, लेकिन वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो दोबारा बनेगा। ठीक है, वेरिएबल हमेशा इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ एट द रेट एज। ठीक है, और उसकी टाइप में इंटीजर रख देता हूँ, टाइनी इंटीजर रख लो, इंटीजर रख लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने इसके अंदर एज रख दी 20। क्या एज रख दी? 20। अब मैं इस पे अगर मगर करना चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ 20 क्यों पता है मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि कंडीशन दूं कि अगर फॉर एग्जांपल एज के अंदर जो वैल्यू है वो 18 या 18 से बड़ी है, तो आप प्रिंट कर दो एलिजिबल फॉर वोट। अगर उससे छोटी है तो नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये आपके पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के जरिए होता था, जिनमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती थी। क्या होती थी? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे हम लोग करते थे? इफ, एल्स इफ, और आओ ना। ठीक है, अब मैं यहाँ लगाऊंगा इफ। अच्छा, आपके पास ट्रेडिशनली प्रोग्रामिंग के अंदर इफ हम कैसे लगाते थे? इफ लिखते थे, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स, ऐसा ही है। ठीक है, अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारी कंडीशन आती थी। कंडीशन क्या है कि अगर एज 18 18 से बड़ी है तो एलिजिबल है, वरना नॉट एलिजिबल है। और इसके अंदर हम वो स्टेटमेंट लिखते थे जो इस कंडीशन के ट्रू होने पर हमें एग्जीक्यूट करवानी है।
ठीक है। लेट सपोज कंडीशन क्या है, एट द रेट एज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ये मेरी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। लेकिन आपके पास एसक्यूएल के अंदर ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगते, पैरेंथेसिस के राउंड ब्रैकेट्स, डायरेक्ट कंडीशन दी जाती है, ठीक है। और एसक्यूएल में करली ब्रैकेट्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। करली ब्रैकेट, जो ओपन करली ब्रैकेट है उसकी जगह पर हम लिखते हैं बिगिन, और जो एंड करली ब्रैकेट है उसकी जगह हम एंड लिखते हैं। तो ऐसा समझो, ये ओपन करली ब्रैकेट है और ये क्लोज करली ब्रैकेट है, ये स्कोप बना दिया आपने एफ का। ये एसक्यूएल टी एसक्यूएल का सिंटैक्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला क्या प्रिंट कर देना, प्रिंट कर देना एलिजिबल फॉर, एलिजिबल फॉर वोट। क्लियर है। इफ अगर एज 18, 18 से बड़ी हो तो स्कोप बनाना और क्या प्रिंट कर देना, एलिजिबल फॉर वोट। टर्मिनेटर लगाना चाहो तो लगा दो, ठीक है। एल्स, अब इसके साथ मैं एल्स भी लगा सकता हूँ। अगेन एल्स के साथ भी कर्ली ब्रैकेट्स आते थे, आते थे। तो अगेन क्या लगेगा, बिगिन और एंड। ठीक है, बिगिन और एंड लगा देते हैं। इसको हम आगे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा फॉर्मेटेड रहे। ठीक है, और क्या प्रिंट कर दो, नॉट एलिजिबल। डन है। ठीक है, अब क्या प्रिंट होगा, एलिजिबल या नॉट एलिजिबल। एज, एज में क्या रखा हुआ है, 20, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी ना। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, एलिजिबल फॉर वोट। अब देखो यहाँ पर एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है भाई, ओह सॉरी, हमने वेरिएबल तो बनाया नहीं। ठीक है, एलिजिबल फॉर वोट आ चुका। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इस वैल्यू को कर दूं 17, क्या कर दूं 17, तो मेरे पास अब वैल्यू आएगी नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो मैं पूरे प्रोग्रामेटिकली इसके अंदर स्टेटमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब लेट सपोज मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हो जाती हैं, मान लो मेरे पास परसेंटेज है, क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज जो है आपके पास मैंने रख दी है इंटीजर में, रख दिए लेट सपोज, ठीक है, और यहाँ मैंने रख दिए 90। ठीक है, मैंने बोला अगर जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स है 90 के, किसके, 90 के, एंड रेंज दूंगा परसेंटेज इज लेस देन इक्वल्स टू 100, तो मैंने रेंज बना दी 90 और 100 के बीच की, किसकी, 90 और 100 के बीच की। तो क्या ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, ए प्लस होगा। ऐसा ही है। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस है, तो यहां पर फिर आ जाता था प्रोग्रामिंग के अंदर एल्स इफ। बीच में क्या लगता था फिर, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो जाती थी फिर हम एल्स हटा देते थे, एल्स हमने यहाँ से हटा दिया, अब लगाएंगे हम एल्स इफ। तो मैं एक और कंडीशन दे सकता हूँ कि एट द रेट परसेंटेज जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स हो 80 के, एंड एट द रेट परसेंटेज क्या हो, लेस देन 90 हो, तो क्या करना, बिगिन और एंड स्कोप बनाना, और क्या प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट कर देना, ए ग्रेड प्रिंट कर देना। सही है, वही बेसिक बेसिक चीज है भाई, वही प्रोग्रामिंग है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है। ठीक है, सिमिलरली इसको मैंने किया डुप्लीकेट, कंट्रोल सी, और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट। फिर मैंने बोला अगर 70 और 80 के बीच हो तो क्या प्रिंट करना, बी प्रिंट करना। ठीक है, उसके बाद किसके बीच हो, 60 और 70 के बीच हो तो क्या प्रिंट करना, सी। के बाद 45 और 45, 45 और 60 के बीच हो तो डी प्रिंट कर देना। ठीक है, और कॉपी किया, पेस्ट। और अगर आपके पास परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो और लेस देन इक्वल्स टू 45 हो, मतलब 0 से 45 के बीच अगर परसेंटेज हो तो फेल, क्या होगा, फेल। और आखिर में लगाऊंगा एल्स, क्या लगाऊंगा, एल्स, बिगिन और एंड। क्या प्रिंट कर देना, अगर लेट सपोज इनमें से उसे कोई ग्रेड नहीं मिलता, इसका मतलब है ये है कि देखो मैंने 0 से लेके 100 तक की रेंज बनाई है,
मैंने 0 से लेके 100 तक की, अगर इनमें से भी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती, दैट मीन्स के वो 0 से 100 के बीच परसेंटेज नहीं दे रहा। या तो वो 100 से अबव दे रहा है या 0 से नीचे दे रहा है। तब क्या करूंगा, तब मैं उसे दिखा दूंगा इनवैलिड परसेंटेज। क्या दिखा दूंगा? ठीक है, आप इसे चलाते हैं। क्या आएगा? अभी परसेंटेज क्या है, 90, तो ग्रेड क्या आएगा? ए प्लस आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो इस तरह से आप इफ एल्स इफ भी कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। अब आ जाते हैं लूप पर। किस पर आ जाते हैं? लूप पर आ जाते हैं भाई। लूप कैसे चलाएंगे भाई? वाइल लूप कैसे होता था? अगर मैं प्रोग्रामिंग में बात करूं, वाइल, राउंड ब्रैकेट, कंडीशन आती थी। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करनी है वो, बार बार जो स्टेटमेंट आपको चाहिए लूप के अंदर वो। उसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते थे। और उसके बाद जो आपके पास वेरिएबल है हम बाहर बनाते थे। एक लूप में कितनी चीजें होती हैं? तीन नेसेसरी चीजें होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना होगा। यानी सिंपल आपको गिनती बनानी है। 1 से 40 तक गिनती बनानी है। अब 1 से 40 तक की गिनती काउंट करने में कितने का जम करोगे, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहलाता था। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट स्टोर करेंगे लूप का। तो मैंने बोला आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है काउंट। सॉरी, डिक्लेयर नहीं लगाया। डिक्लेयर करो एक वेरिएबल काउंट के नाम से और उसमें 1 रख दो। क्या रख दो? 1। अच्छा, कंडीशन क्या होगी? अगेन राउंड ब्रैकेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कंडीशन डायरेक्ट लिखेंगे। मैंने बोला लूप कब तक चलेगा? जब तक काउंट के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 हो। क्या हो? जब तक वो 10 से छोटी छोटी है जब तक लूप चलता रहेगा। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स भी क्या होंगे? हट जाएंगे। कर्ली ब्रैकेट्स की जगह क्या आ जाएगा? बिगिन और एंड आ जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट क्या प्रिंट करनी है? अच्छा, यहाँ देखो मैंने टाइप नहीं दी, इस वजह से एरर दे रहा है। ठीक है। अब क्या स्टेटमेंट प्रिंट करनी है? मैंने बोला प्रिंट कर दो, काउंट ही प्रिंट कर दो, मतलब जो भी गिनती आ रही है ना हर दफा लूप में वही प्रिंट कर देना। ठीक है, मैं अपना नाम भी प्रिंट कर सकता था और हर दफा एक का इजाफा करना। अब एक के इजाफे के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग में प्लस प्लस और माइनस माइनस का इस्तेमाल करते थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का। लेकिन एसक्यूएल में, टीएसक्यूएल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स नहीं होते। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह करना होगा, एट द रेट काउंट में डाल दो काउंट प्लस 1। मतलब काउंट में एक का इजाफा करो, वापस काउंट को ही दे दो। इस तरह से इंक्रीमेंट करेंगे और डिक्रीमेंट में माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस। अब ये लूप चलेगा। अब यहाँ देखो, मैं एट द रेट काउंट में एक नई वैल्यू पुट कर रहा हूँ प्लस करके। तो क्या लगाऊंगा इससे पीछे? सेट। अब बात समझ आई? नई वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, वेरिएबल तो ऊपर बना हुआ है। एक दफा वैल्यू दी थी, अब दोबारा वैल्यू दे रहा हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सेट। अदरवाइज वो सेट नहीं करेगा वैल्यू। क्लियर है ये चीज? प्रोग्रामिंग के अंदर तो डायरेक्ट हो जाता था। अब लूप क्या है? लूप 1 से चलेगा। अब काउंट में वैल्यू क्या है? 1 है। कंडीशन क्या है कि काउंट में जो वैल्यू पड़ी है वो लेस देन इक्वल्स होनी चाहिए 10 के। काउंट में वैल्यू क्या है अभी? 1 है। आपने बोला 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है। 1 छोटा होता है 10 से, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा? काउंट। काउंट में क्या है? 1 प्रिंट कर दिया। फिर आपने बोला सेट करो जो काउंट है उसके अंदर क्या सेट करो, जो पुरानी काउंट की वैल्यू उसमें +1 कर दो, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। वो किसको दे दो वापस? काउंट को। अब काउंट में क्या रखा है? 2। अगली दफा जब लूप चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। और इसी तरह कितनी दफा चलेगा? 10 बार। कितनी बार चलेगा? आओ चेक करते हैं। ठीक है। अब एक बड़ी बेसिक एग्जांपल जो हर कोई करवा रहा होता है, टेबल की। मैथ्स का टेबल प्रिंट करवाना है इससे, अब क्या करें? हाँ भाई, मैथ्स का टेबल प्रिंट करवाना है। मैथ्स का टेबल प्रिंट करवाओ। कैसे करेंगे? इंक्रीमेंट में 2 डाल दूंगा तो मैथ का टेबल प्रिंट हो जाएगा। भाई टेबल कैसे बनाते हैं? लेट सपोज 2 का बना रहा हूँ। हाँ।
मल्टीप्लाई लगा दिया। अब क्या होगा? अब एरर आएगा, एरर। भाई टेबल कैसे प्रिंट करेंगे? क्या मैं दो वैल्यू एक साथ प्रिंट में स्टोर प्रिंट कर सकता हूँ? और ट्राई करें। कॉमा तो काम ही नहीं कर रहा। क्या काम करेगा भाई? अगर मैं सिर्फ स्पेस दे दूं तो? कॉन्केटिनेशन कर गई। आओ चेक करें, चेक करें। आप प्लस कर रहे हो काउंट में। वही ना, आप काउंट में प्लस कर रहे हो तैयब को। अब क्या करें? अच्छा भाई, कह रहे हैं कॉनकैट की मदद से कर सकते हो। आओ कॉनकैट का फंक्शन लगाते हैं, और उसके बाद पहली वैल्यू का प्रिंट करनी है, काउंट प्रिंट करना है, कॉमा, उसके बाद तैयब प्रिंट करना है फौरन। ठीक है, मतलब कि गिनती के साथ क्या प्रिंट होगा अब? तैयब प्रिंट हो गया, हो गया। मसला हल हो गया। अब टेबल प्रिंट करा दो मुझे फटाफट तुम लोग। कैसे होगा? सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले आ गया टू। फिर क्या आ रहा है? एक्स। क्या आ गया? एक्स। उसके बाद वन। अब अच्छा, ये वन वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किस में आ रहा है? काउंट में आ रहा है, सही लिखा हुआ है बिल्कुल। ये वेरिएबल यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? इक्वल्स टू। उसके बाद क्या है? टू। अब ये टू कैसा है? इसको मल्टीप्लाई करा इससे, तो मैंने बोला टू को मल्टीप्लाई कर दो एट द रेट काउंट से। आओ चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल प्रिंट कर सकते हो। अब आप इसे डायनेमिक बनाना चाह रहे हो अगर, तो क्या करोगे? आप ऊपर एक और वेरिएबल बना दो, डिक्लेयर करो एक वेरिएबल टेबल के नाम से। किस नाम से? टेबल नंबर के नाम से, और उसमें टू रख दो। ठीक है, अब जहां जहां टू लिखा है वहां क्या पास कर दोगे? टेबल नाम। ठीक है, और इसकी टाइप कर देंगे इंटीजर। डन। अब यहाँ पर है, इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया, टू का टेबल, ये बस यहाँ क्या आप चेंज कर दोगे, वेरिएबल के अंदर वैल्यू और टेबल बदल जाएगा। काउंट को 10 वैल्यू कब दी है? कंडीशन 10 तक चल रहा है ना। या तो रहा 10, जहाँ काउंट प्रिंट किया वहां 10 ही तो आ रहा है आखिर में। भाई देखो, दोबारा सुनो। पहले पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट। काउंट में वैल्यू क्या है? 1। टेबल नंबर में वैल्यू क्या है? 5 है। आपने बोला वाइल कंडीशन चेक करो, क्या काउंट में पड़ी वैल्यू छोटी या बराबर है 10 के? काउंट में क्या था? 1। क्या था? 1। कंडीशन क्या हुई? ट्रू हो गई, लूप के अंदर आ गया। लूप के अंदर आने के बाद आपने बोला क्या करो? क्या करो? और कॉनकैट करके प्रिंट करो। सबसे पहले क्या प्रिंट करो? टेबल नंबर में क्या है? 5 प्रिंट कर दिया। उसके बाद आपने बोला क्या प्रिंट करो? एक्स। उसके बाद आपने बोला क्या प्रिंट करो? काउंट। काउंट में क्या था? 1। उसके बाद आपने बोला क्या प्रिंट करो? उसके बाद आपने क्या बोला क्या प्रिंट करो? टेबल नम जो है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो काउंट के साथ। टेबल नम में क्या था और काउंट में क्या था? 1। 5 1 जा। ठीक है, फिर आपने बोला काउंट में क्या कर दो, एक का इजाफा कर दो, तो काउंट की वैल्यू ऑफ 1 की जगह क्या हो गई? 2 हो गई। अब काउंट में क्या है? 2 है, और टेबल नंबर में क्या है? 5 है। अच्छा भाई, कंडीशन फिर चेक हुई, काउंट की वैल्यू अभी भी 10 से छोटी है। ये कंडीशन चेक होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद अंदर आए, आपने बोला टेबल नंबर प्रिंट करो। टेबल नंबर क्या था? फिर क्या प्रिंट करो? फिर काउंट की वैल्यू क्या हो गई थी? 2। फिर क्या प्रिंट करो? इक्वल्स टू। उसके बाद आपने बोला क्या करो? टेबल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, किससे? काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा। और इस तरह जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ये लूप चलता रहेगा। इस तरह से आप टेबल और लूप्स वगैरह प्रिंट कर सकते हो। क्लियर है जी? ठीक है, अब हम देखते हैं स्विच केस। क्या छाप रहे हो क्या? स्विच केस पढ़ा है? स्विच केस इफ एल्स की तरह ही होता है, कंडीशन चेक करने के लिए।
ठीक है देखो। नहीं नहीं, स्टार्ट है। अब स्विच केस इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, देखो। अब स्विच केस इस स्विच केस जो है इसमें सेलेक्ट की क्वेरी के साथ लगता है, तो उसको अभी हम देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? बस काफी है इतना, इतना तुम कर लो। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं स्विच केस। अब स्विच केस का जो सिंटेक्स है, केस बेसिकली आपके पास लगता है सेलेक्ट के साथ। किसके साथ लगता है? सेलेक्ट। जैसे हम लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फलाना टेबल। तो अभी फिलहाल मेरे पास कोई टेबल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट सेलेक्ट के साथ भी केस लगा सकता हूँ, टेबल के साथ भी हम ये सारी एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास केस लगाने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले लिखते हो केस, और फिर आप लिख देते हो एंड। इसके बीच में आप केसेस बनाते हो। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग वाला स्विच केस था उसका सिंटेक्स अलग था, इसका सिंटेक्स अलग है। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है व्हेन, उसके बाद आती है कंडीशन, उसके बाद आता है देन, उसके बाद आता है रिजल्ट। और ये आपके पास कंटिन्यू होता रहता है जब तक आपके पास कंडीशंस बाकी हैं। ठीक है। और एंड में एल्स लगता है और उसके साथ रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल करूं, मैंने बोला इफ, अगर आपके पास 10 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है, तो आपके पास बिगिन एंड लगाया मैंने। मैं एक इफ एल्स बना रहा हूँ पहले, ताकि मैं आपको कंपेयर करके दिखा सकूं कि ये स्विच केस से भी हम कर सकते हैं। प्रिंट किया मैंने, क्या प्रिंट किया? यस। क्या प्रिंट कर दिया? यस। और इसका एल्स मैंने लगाया, और फिर लगाया बिगिन और एंड, और क्या प्रिंट कर दिया? बताओ। नो। तो आपके पास क्या प्रिंट होगा? यस और नो? यस, क्योंकि 10 2 से बड़ा होता है। 10 इज ग्रेटर देन 2, यस। ठीक है, अब इसी चीज को मैं स्विच केस में कैसे लिखूंगा? व्हेन कंडीशन, ये क्या थी? 10 2 से बड़ा है, क्या थी? कंडीशन। तो कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई। और इसके बिहाफ पर रिजल्ट क्या था? यस। तो रिजल्ट में क्या लिख दिया? और ये मैंने हटा दिया। एक ही देना है, अभी मल्टीपल भी दे सकते हैं एल्स की तरह, लेकिन अभी एक देना है। और ये जो एल्स है, प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्विच केस का एल्स होता था वो डिफॉल्ट था। ठीक है, इसमें एल्स ही है। इसमें उसे क्या कहते हैं? एल्स ही कहते हैं, कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ ना कुछ तो प्रिंट होना चाहिए ना आखिर में, तो वो एल्स कर रहा होता है। इफ एल्स में, इसमें भी कौन कर रहा होता है? एल्स। तो एल्स आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए? किस किस को लगता है ये चल जाएगा? चल जाएगा। एग्जीक्यूट करें, क्या प्रिंट हो गया? यस, प्रिंट हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब इसको टेबल के साथ करते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स का मैं एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, ऊपर जितना भी रिकॉर्ड हम लोगों ने अभी किया है ना, अब हम वो सारा कुछ टेबल के साथ करते हैं, और आगे भी कुछ चीजें पढ़ाऊंगा अभी मैं। ठीक है। स्टूडेंट की आईडी ले ली मैंने, और इंटीजर टाइप की इस टेबल की प्राइमरी की होगी, और आइडेंटिटी 1, 1। उसके बाद स्टूडेंट का यहाँ पर मेरे पास नेम आ गया। ठीक है, विच विल बी ऑफ वारचार 100। ठीक है, और बाकी आप कंस्ट्रेंट वगैरह लगा लो। स्टूडेंट की एज ले लेते हैं। ठीक है, टाइनी इंटीजर। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट की परसेंटेज। डेसिमल रख लूं? 10,2। 10,2 तो ज्यादा हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रेसिजन 4, और डेसिमल के बाद 2। ठीक है, इसको किया हम लोगों ने एग्जीक्यूट। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे जीपीटी पे, और जीपीटी को बोलेंगे क्या? कि 10 रिकॉर्ड इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, तो ये मुझे 10 रिकॉर्ड की इंसर्ट क्वेरी बना कर देगा। कॉपी करा, यहाँ पर करा पेस्ट, पेस्ट करने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंपल, जो आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आ गया? आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब सर मुझे ये करना है कि सबसे पहले मैं बच्चे का नाम उठा लूं। नाम उठा लिया सर।
उठा लिया। ठीक है, अच्छा इसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगा ताकि थोड़ा सा डिफाइंड रहे। उसके बाद मैंने स्टूडेंट की लेट सपोज एज भी उठा ली। ठीक है। अच्छा एज के बाद मुझे स्टूडेंट की परसेंटेज नहीं जाननी, मुझे स्टूडेंट की परसेंटेज के बजाय एक ऐसा कॉलम जनरेट करना है जिसमें स्टूडेंट की परसेंटेज को देखते हुए आपके पास ग्रेड प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट हो जाए? ग्रेड प्रिंट हो जाए। तो आप यहाँ पर इफ एल्स तो लगाओगे नहीं, अब यहाँ पर हम लगाएंगे स्विच केस। क्या लगाएंगे? स्विच केस। अब मैं लगाऊंगा केस और फिर लगाऊंगा एंड, और इसके बीच में मैं व्हेन देन करूंगा, व्हेन और देन, व्हेन और देन। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैंने लगाया व्हेन द स्टूडेंट परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, देन क्या प्रिंट करना? ए प्लस प्रिंट कर देना। ठीक है। और कॉमा वगैरह नहीं आएगा। दोबारा व्हेन देन लिख रहा हूं तो कोई कॉमा नहीं। व्हेन द स्टूडेंट परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, देन प्रिंट ए। ठीक है। इसी को मैं 4 बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है। 80 हो गया, 80 के बाद 70 हो गया, 70 के बाद 60, 60 के बाद 45 कर देते हैं। ठीक है। और एल्स एक और कर देते हैं, एक और लगा देते हैं कि लेस देन क्या हो? 45। अगर 45 से क्या हो? छोटी हो तो मैं क्या करा दूंगा? फेल। यहाँ कर दिया बी, यहाँ कर दिया सी, यहाँ कर दिया डी, और यहाँ कर दिया फेल। क्या करा दिया? फेल। ठीक है। या इसको इसको मैं एल्स में लिख देता हूँ। किस में लिख देता हूँ? एल्स में। क्या अगर ए प्लस ए बी सी डी में से कोई नहीं है तो क्या दे देना? फेल दे देना। क्या दे देना? फेल। क्योंकि मेरे पास अभी इस पर्टिकुलर टेबल के इस कॉलम में कोई ऐसी परसेंटेज नहीं है जो 100 से ऊपर जा रही है और ना नीचे आ रही है, तो एरर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं श्योर हूँ। ठीक है। तो मैंने कर दिया। अब देखो एक कॉलम सेलेक्ट करेगा, एक कॉलम, एक कॉलम, और एक और कॉलम जनरेट करेगा जो स्विच केस से करेगा, और उसमें बच्चे की क्या दिखाएगा? परसेंटेज बेस्ड ऑन द कंडीशन जिस पर वो पूरा उतरता होगा। ठीक है। अच्छा अब आप ना इस कॉलम को रीनेम भी कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ। पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो। ठीक है। अब आप देखो इस कॉलम का कोई नाम नहीं है, ऐसा ही है। तो एंड आपके पास केस का एंड हुआ है, एंड के बाद एलियास लगा देंगे। कॉलम का नाम देने के लिए एलियास लगा सकते हैं ना। एलियास मैंने बोला ग्रेड, किस नाम से उठा लो? ग्रेड के नाम से। सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखो आपके पास उसने ग्रेड कैलकुलेट करके दे दिया। हाउ इजी। ठीक है। तो इस तरह आप स्विच केस भी लगा सकते हो, डायरेक्ट डेटा पर भी लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, अच्छा अब मैंने बोला कि मुझे जो है वो, मुझे जो है वो स्टूडेंट्स का काउंट चाहिए। क्या चाहिए? काउंट चाहिए। कैसे निकालेंगे? एग्रीगेट फंक्शन काउंट के जरिए। ठीक है। सेलेक्ट कर लो काउंट ऑफ ऑल सेरेक, किस में से? स्टूडेंट्स में से। ठीक है। तो आपके पास ये काउंट निकल आएगा। निकल आया डाउन। अब आप चाह रहे हो यार ये काउंट की वैल्यू पर मैं इफ एल्स लगाऊं, कि अगर काउंट 10 से छोटा है तो जो स्कूल है ना वो इवेंट के लिए नॉट एलिजिबल है, लेट सपोज। और अगर काउंट 10 या 10 से अबव है तो इवेंट के लिए एलिजिबल है स्कूल। क्या करें अब अगर मगर करना है काउंट के ऊपर। काउंट तो निकल आया 10, इसको अलग करना है एक वेरिएबल में। वेरिएबल कैसे बनाते हैं? डिक्लेयर एट द रेट काउंट के नाम से, काउंट के नाम से बना लिया। ठीक है। और इसकी टाइप मैंने इंटीजर रख दी, क्योंकि काउंट मुझे क्या दे रहा है? नंबर दे रहा है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। अब ये काउंट इसलिए एरर दे रहा है, ऊपर भी एक काउंट बना हुआ है, इसे डबल टी कर देते हैं। ठीक है। मतलब वो कह रहा है आप दोबारा सेम नाम का काउंट बना रहे हो, ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूं ना मैं काउंट के नाम से लूप के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने? आपने बोला भाई जो एट द रेट काउंट आप निकाल रहे हो ना वो एट द रेट काउंट में रख दो। जो काउंट स्टैटिक आपने निकाला है वो किसको दे दो? काउंट को। अब देखो प्रिंट करता हूं मैं एट द रेट काउंट को। क्या प्रिंट हो गया? 10 आ गया। अब इस 10 के ऊपर मैं इफ एल्स कर लूंगा। इफ एट द रेट काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, देन बिगिन एन
एंड प्रिंट करो स्कूल इज एलिजिबल, स्कूल इज एलिजिबल, हाँ, एल्स बिगिन और एंड कैसे भी कर सकती हो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल करके दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक जो ऊपर काम किया था ऊपर, उसमें कोई टेबल इन्वॉल्व नहीं था, कोई टेबल का डेटा इन्वॉल्व नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल से वैल्यू निकाल कर उसे वेरिएबल में डाल के उस पर जो है वो लॉजिक लगा कर देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ किया। ये हमने टेबल के डेटा पे स्विच केस लगाया डायरेक्ट। ठीक है, और पहले वाली एग्जांपल में मैंने आपको 10 ग्रेटर देन वो अलग से किया था, वो किसी टेबल से ताल्लुक नहीं रखता। तो आप टेबल के रिजल्ट सेट्स पर भी काम कर सकते हो, ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं। स्विच केस से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट स्कूल इज नॉट एलिजिबल। तो अभी स्कूल एलिजिबल है नॉट एलिजिबल है? क्या हो गया, क्या हो गया? ओह सॉरी, काउंट का हमने वेरिएबल गलत लिख दिया, डबल टी था। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, स्कूल इज एलिजिबल। तो मैं डायरेक्ट टेबल का डेटा निकाल कर भी उस पर प्रोग्रामेटिकली चीजें करके देख सकता हूँ। लिख तो रहे, ये रहा ना बिगिन एंड। क्या हो गया? एफ बिगिन एंड, बिगिन एंड को करली ब्रैकेट समझो। ये एफ के करली ब्रैकेट है, ये वाला बिगिन एंड एल्स का करली ब्रैकेट है। तो उसमें लिखा है स्कूल इज नॉट एलिजिबल। अब देखो, अगर काउंट छोटा होता, अब कर नहीं सकता मैं जबरदस्ती, क्योंकि टेबल से उठ रहा है। ठीक है, डन है। अच्छा, हम लोगों ने 5 फंक्शंस पढ़े अब तक। 6। कौन कौन से? छठा कौन सा? कॉनकैट फंक्शन है ना? ठीक है, कॉनकैट भी क्या है? फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो आपको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता हो। क्या प्रोवाइड करता हो? कि आपको वो काम करने के लिए बार बार उसकी लॉजिक को लिखने की जरूरत, जैसे कि आपको अब काउंट निकालने के लिए आपको काउंट की लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बना के दे दिया है पहले से। ठीक है, जैसे खाने की रेसिपी डिफाइंड होती है, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी तरह आपके पास जो फंक्शंस होते हैं उनमें आप लॉजिक रख देते हो और आप उन्हें जितनी बार चाहो एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो हर बार आपके लिए वो काम करके देंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं टीएसक्यूएल के अंदर, जिनमें आपके पास सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, जो टेक्स्ट पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? टेक्स्ट पर, जिनमें कॉनकैट आ गया आपके पास, कॉनकैट डब्ल्यू एस आ गया, सब स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, सब स्ट्रिंग है, लेफ्ट है, राइट है, ट्रिम है, रिप्लेस है, अपर है, लोअर है। थोड़े से करके दिखा देता हूँ, बहुत सारे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको आ जाएगी। अच्छा, ये जो फंक्शंस है, ये जो फंक्शंस हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से बना कर दिए, जैसे कॉनकैट, जैसे एग्रीगेट फंक्शंस, जैसे ये सारे, ये पहले से क्रिएट हुए हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूडीएफ जिन्हें हम कहते हैं, जो हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। आओ देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। अब लेट सपोज मैं कहता हूँ सेलेक्ट कर लो स्टूडेंट नेम्स। क्या सेलेक्ट कर लो? किसमें से? स्टूडेंट्स में से। तो आपके पास सिर्फ किसका कॉलम आ जाएगा? स्टूडेंट नेम। अब मैं कहता हूँ ये सारे नाम मुझे अपर केस में चाहिए। किसमें चाहिए लारे? क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम को कट करेंगे और यहाँ लगा देंगे अपर का फंक्शन। कौन सा फंक्शन लगा देंगे? अपर का। अपर में कन्वर्ट करो स्टूडेंट नेम को और फिर सेलेक्ट करना, एग्जीक्यूट करते हैं, देखो सारे अपर हो गए। ठीक है, इसी तरह आपके पास लोअर है। क्या है? लोअर है, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, डन है, लोअर में हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या है भाई? इसके अलावा आपके पास अपर है, लोअर है, ट्रिम है। अरे ट्रिम क्या करता है बेसिकली, मैं आपको अलग से अगर आपको करके दिखाऊं, मैं कहता हूं सेलेक्ट करो एक स्ट्रिंग। क्या सेलेक्ट करो? एक स्ट्रिंग। इधर मैंने बहुत सारे स्पेस डाले, बीच में तैयब लिख दिया, इधर मैंने बहुत सारे स्पेस डाल दिए, लेफ्ट और राइट पे मैंने इसकी स्पेस डाल दिया, और ये मैंने एग्जीक्यूट करी। तो यहाँ देखो स्पेस नजर आ रहा है आपको तैयब से पहले। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिम क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आपको शक है कि टेबल में कोई ऐसी कॉलम में वैल्यू आ रही है जिसमें स्पेसेस हो सकते हैं वैल्यू के आगे पीछे, तो ट्रिम उन स्पेसेस को खत्म कर देता है। ट्रिम क्या करता है? ठीक है, देखो मैं ये स्ट्रिंग ट्रिम में डालता हूं, अब देखना, अब आपके पास कोई स्पेस नहीं है। ट्रिम का ये काम है। ठीक है, और इसके अलावा ट्रिम की दो टाइप्स होती है, एल ट्रिम और आर ट्रिम। ये
आर ट्रिम और एल ट्रिम। बेसिकली एल ट्रिम लेफ्ट से स्पेस खत्म करता है और आर ट्रिम राइट से, और ट्रिम दोनों साइड से। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लेना। इसके अलावा रिप्लेस है। रिप्लेस क्या करता है कि आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग दो, उसमें आपको किसी वर्ड की जगह कोई वर्ड रिप्लेस करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ आऊँ और यहाँ आने के बाद मैं सेलेक्ट पे आऊँ, कहाँ गया मेरा। ठीक है, मैंने बोला सेलेक्ट करो, ठीक है, और रिप्लेस करो। क्या करो? रिप्लेस। अब रिप्लेस सबसे पहले आपसे एक स्ट्रिंग मांगता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि आई लाइक टी। क्या कह दिया? आई लाइक टी, ये स्ट्रिंग है। अब इसमें मैं चाहता हूं इस स्ट्रिंग में से टी रिप्लेस होके कॉफी आ जाए। क्या आ जाए? कॉफी। तो पहले मैं बताऊंगा रिप्लेस कौन सा वर्ड करना है, टी। फिर कॉमा, तीसरा जो पैरामीटर है वो बताऊंगा कि टी की जगह क्या रखना है। टी की जगह क्या रखना है? कॉफी। आओ चेक करते हैं। ठीक है, इस तरह ये बेशुमार स्ट्रिंग फंक्शंस है जो आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास सब स्ट्रिंग है, कॉनकैट है। सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है? सब स्ट्रिंग टेक्स्ट को काटता है। अच्छा, सब स्ट्रिंग के अलावा लेफ्ट और राइट भी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आऊँ और मैं आपको कहता हूँ कि भाई सेलेक्ट कर लो, पहले मैं सिंपल करके दिखाता हूँ लेफ्ट से। ठीक है, अब ये आपसे स्ट्रिंग मांगता है। लेट सपोज मैंने स्ट्रिंग दे दी पाकिस्तान। क्या दे दी? पाकिस्तान। अब मुझे पाकिस्तान का ओवरऑल जो वर्ड है ना, उसमें से सिर्फ इसके शुरू के 4 कैरेक्टर चाहिए, मतलब लेफ्ट से 4 कैरेक्टर चाहिए। तो मैं लिख दूंगा 4, कॉमा के बाद क्या लिख दूंगा? 4। अब चेक करते हैं इसे चलाकर, तो देखो कितने लाया? 4। इसी को मैं अपने टेबल पर भी लगा सकता हूँ। मैंने बोला सेलेक्ट करो स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, स्टूडेंट नेम आ गया। मैं चाह रहा हूँ हर बच्चे के शुरू से 3 कैरेक्टर आए सिर्फ। नाम में से कितने कैरेक्टर्स हट जाए? 3 आ जाए। तो स्टूडेंट नेम को मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ लगा दिया लेफ्ट। लेफ्ट बेसिकली क्या करता है? आपसे स्ट्रिंग लेता है और आपसे पूछता है कि आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लेफ्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला स्टूडेंट नेम मेरी स्ट्रिंग होगी और मुझे हर स्टूडेंट नेम के सिर्फ शुरू के 3 कैरेक्टर देखने, तो मैं टेबल के डेटा पर भी देख सकता हूँ। और अगर मुझे एंड के देखने तो राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट। तो ये एंड से 3 कैरेक्टर ले आएगा, एंड वाले नाम के। ठीक है, और अगर बीच से मुझे चाहिए कि भाई पाकिस्तान के करेक्टर नंबर 3 से करेक्टर नंबर 7 तक चाहिए, मतलब बीच से ट्रिम करना है, तो मेरे पास सब स्ट्रिंग है। फिर क्या है? सब स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सिंपल करके दिखाऊं पहले। मैंने बोला एक स्ट्रिंग है आपके पास, लेट सपोज पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर मैं पाकिस्तान को कुछ इस तरह लिखूं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का जो पी है ये 1 पे रखा हुआ है, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8। ठीक है, अब जो लेफ्ट है वो शुरू से लेके आ रहा है और राइट आखिर से लेके आ रहा है। अब बीच से अगर मुझे चाहिए कि लेट्स सपोज 3 से 6 तक के करेक्टर चाहिए किसी स्ट्रिंग के, तो सब स्ट्रिंग यूज करूंगा। पहले दूंगा कि शुरू कहां से करो, मतलब 3 से 6 तक, तो 3 से 3, 6, 3 से 6 तक सेलेक्ट करते हैं। देखो, एक सेकेंड, सब स्ट्रिंग का दूसरा पैरामीटर क्या था? ओ सॉरी, ये लेंथ मांग रहा है कि कितनी लेंथ चाहिए आपको। 3 ही चाहिए। ठीक है, अब ये 3 ही लाके देगा आपको। 3 से 6 तक कितने हुए? 3। बेसिकली ये इसमें ये नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक, इसमें ये है कि स्टार्ट कौन से नंबर से करूं करेक्टर उठाना, और आगे कितने उठाने हैं वो लेंथ है। आगे 3 उठाने हैं। ठीक है, ये सब स्ट्रिंग है, इसको आप अपने नेम्स पर भी लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे बेशुमार फंक्शंस हैं आपके पास। रिवर्स है, लेंथ है, किसी करेक्टर की लेंथ जाननी है, कॉनकैट है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास नंबर फंक्शंस हैं। अगर मैं यहाँ करूँ नंबर फंक्शंस, ठीक है, तो नंबर फंक्शंस भी हैं आपके पास यहाँ पर बहुत सारे, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब मैं देखो राउंड आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब राउंड क्या है? राउंड, राउंड ऑफ वैल्यू हम कहते हैं ना मैथ्स में कि राउंड ऑफ कर दो। अगर लेट सपोज 29.6 है तो हम बोलते हैं राउंड ऑफ 30 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से राउंड ऑफ करने के लिए राउंड का फंक्शन है, सीलिंग का फंक्शन है, फ्लोर का। फ्लोर बेसिकली क्या करता है? डेसिमल हटा देता है, पॉइंट हटा देता है।
जो आखिर का नंबर शुरू का नंबर बचता है वो बता देता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एबीएस है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू आपको करके देता है, मतलब इसको कोई भी नेगेटिव नंबर दो से पॉजिटिव में बदल देता है। ठीक है, आपके पास मॉड का फंक्शन है, रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा था प्रोग्रामिंग के अंदर? नहीं पढ़ा था? जब हम लोग दो नंबर्स लेते हैं कि भाई मैं बोलता हूँ 3 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कुछ इस तरह हम डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर अंदर लिखते हैं, डिनोमिनेटर बाहर लिखते हैं। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा? 1। बेसिकली जो ये नंबर है ना ऊपर वाला, जिससे ये डिवाइड हुआ है नीचे वाला नंबर, इसे कोशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ 3 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कोशेंट मिलता है। क्या मिलता है? लेकिन अगर मैं कहता हूँ 3 को मॉड कर दो 2 से, जो हम प्रोग्रामिंग में परसेंटेज के साइन को बोलते थे, मॉड्यूलस। ठीक है, तो आपको मिलता है ये रिमाइंडर नीचे वाला। ठीक है, तो मॉड्यूलस ही करता है आपसे, डिवाइडेंड लेता है डिवाइडर, और दोनों के बीच का रिमाइंडर देता है ये वैल्यू। क्वोशंट नहीं देगा जिससे वो डिवाइड हुआ, जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगा ही वो देता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस है आपके पास। ठीक है, पावर का फंक्शन है, बेस बताओ एक्सपोनेंट बताओ, पावर निकल आएगी, मतलब 2 की पावर 2 इस तरह से। आओ से करके देखते हैं। सेलेक्ट पावर 2 की पावर 3 दे दो। क्या दे दो? 2 की पावर 3। एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आ गई? 8 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे फंक्शंस ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं सर मैं अपना फंक्शन कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, मुझे अपना फंक्शन भी तो बनाना चाहिए, ये सब जैसे बने हुए हैं, मुझे मेरे अपने फंक्शंस भी तो हो सकते हैं ना, जिन्हें हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब फंक्शन बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, हम बोलते हैं क्रिएट करो एक फंक्शन। क्या करो? और फिर फंक्शन का नाम आता है। अब फंक्शन का नाम आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन एक स्कीमा प्रैक्टिस होती है जिसमें फंक्शन के नाम से पहले हम लोग लिखते हैं डीबीओ, डेटाबेस ओनर, जिससे ये फंक्शन जो है वो किसी भी परमिशन से डिनाई नहीं होगा। ठीक है, फिर डॉट, फिर फंक्शन का नाम आता है। क्या आता है? फंक्शन का नाम, जो भी आप रखना चाहते हो, जिस जो भी आप फंक्शन बना रहे हो, ग्रीड का फंक्शन बना रहे हो, एडिशन का बना रहे हो, मल्टीप्लीकेशन के लिए बना रहे हो, स्क्वायर के लिए बना रहे हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ऐड के लिए बनाता हूँ। किसके लिए बनाता हूँ? ऐड के लिए। अब आपको क्या करना है, अगला काम, अब आपको इसके अंदर ये बताना है कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, या चलो और आसान कर देता हूँ मैं। ऐड का मेरे ख्याल है कीवर्ड पहले से है, तो उसको डबल डी कर देता है। ठीक है, ऐड का कीवर्ड पहले से एसक्यूएल में है, जब भी वो एरर दे रहा था तो मैंने इसे ट्रिपल डी कर दिया। कोई मसला? ठीक है, अच्छा। अब आपने इसकी बनानी है बॉडी। क्या बनानी है? बॉडी। अब अगर आप प्रोग्रामिंग में जाओ, तो प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन इस तरह बनाते थे पीएचपी और जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम लिखते थे फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट और करली ब्रैकेट्स। ऐसा ही है। इसमें पैरेंथेसिस तो आ गए, लेकिन करली ब्रैकेट्स की जगह क्या आएगा? सिंपल, याद हो गया सर, बिगिन और एंड। इसके बीच में जो लिखूंगा वो फंक्शन की बॉडी का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? फंक्शन की बॉडी का पार्ट। इससे मैंने बोला ये फंक्शन प्रिंट करेगा 2 + 2। क्या प्रिंट करेगा? अब ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, क्रिएट फंक्शन वाली और बिगिन एंड। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच में लगता है एज। क्या लगता है? एज। अब ये एज भी एरर दे रहा है। अब ये एज एरर क्यों दे रहा है? अब बात समझो। हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अब आपके पास ये रिटर्न कर रहा है क्या? 2 + 2। अब 2 + 2 की टाइप क्या हो सकती है? इंटीजर। ठीक है, तो आपको रिटर्न टाइप बतानी है कि ये फंक्शन किस डेटा टाइप में डेटा रिटर्न करेगा, मतलब इसका आउटपुट किस टाइप में होगा। ठीक है, तो वो हम बताते हैं एज से पहले, रिटर्न्स के कीवर्ड से। किसे? रिटर्न्स क्या करेगा ये? इंटीजर रिटर्न करेगा। अब ये एक सेकेंड, मेरे ख्याल पैरेंथेसिस नहीं लगेंगे। अबे यार क्या था? UDF THK, कुछ मिस कर रहा हूँ। ओह हाँ ना, सॉरी, प्रिंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। अब क्या हो गया? अच्छा, राउंड ब्रेकेट नहीं लगा इसलिए। क्रिएट फंक्शन मस्ट बी द स्टेटमेंट इन द बैच।
मस्ट बी ओनली स्टेटमेंट इन द बैच। अच्छा, इसको करने से पहले ना मैं क्या करूंगा, मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि अभी मेरा डेटाबेस मास्टर है, मैंने अभी तक कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया डेटाबेस, और इसे मैं कह देता हूँ यूडीएफ फंक्शंस। ठीक है। और डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद यूज किया मैंने यूडीएफ फंक्शंस को। अच्छा, मेरा ख्याल है ये कह रहा है कि भाई मैं अकेला ही रहूंगा यहाँ पर। गलत लिख दी स्पेलिंग। ठीक है, वो कह रहा है भाई मैं अकेला रहूंगा। एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये देखना पड़ेगा, ये पता नहीं क्यों आ रहा है कि ये किसी और स्टेटमेंट को अलाउ नहीं कर रहा अपने ऊपर नीचे। ठीक है, मस्ट बी ओनली स्टेटमेंट इन द बैच। अच्छा देखो, सर्वर को रिफ्रेश करते हैं। सर्वर को रिफ्रेश करने के बाद हम डेटाबेसेस में जाते हैं। ये हमारे पास आ गया यूडीओ फंक्शंस। ठीक है, इसमें एक फोल्डर होता है प्रोग्रामेबिलिटी का। इसका, ठीक है, इसमें फंक्शंस का फोल्डर होता है। अगर मैं इसे ओपन करूं तो यहाँ पर आपको फंक्शंस के फोल्डर दिख रहे हैं। अगर आप स्केलर को ओपन करो तो यहाँ पर आपके पास आ गया। अच्छा, स्केलर वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं? स्केलर वैल्यूड फंक्शंस उन फंक्शंस को कहते हैं जो आपके पास सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। कितनी वैल्यूज रिटर्न करते हैं? सिंगल। आपके पास फंक्शंस दो तरह की वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं, एक सिंगल या एक पूरा का पूरा टेबल भी रिटर्न कर सकते हैं। पूरा का पूरा रिजल्ट सेट जिसमें कॉलम्स हो, पूरी पूरी रॉज हो। ठीक है, लेकिन हमने जो फंक्शन बनाया है वो कितनी वैल्यूज रिटर्न कर रहा है? 2 + 2 4 1। तो ये स्केलर वैल्यूड है, क्या है? तो देखो आपके पास ऐड नाम से फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसे चलाते हैं। मैंने बोला सेलेक्ट करो किसको? ऐड को। किसे सेलेक्ट करो? ऐड को। अब इसको सॉरी, डीबीओ डॉट ऐड। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आ गया? वो रिजल्ट आ गया। अब देखो ये हर दफा 4 ही देगा। हर दफा क्या देगा? आप चाहो भाई मैं अपनी मर्जी के दो नंबर दूं, मैं क्या दूं? अपनी मर्जी के दो नंबर दूं, उन्हें प्लस कर दिए। हम लोग प्रोग्रामिंग में भी एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो उसके लिए हम बनाते थे पैरामीटर्स। क्या बनाते थे? पैरामीटर्स क्या होते हैं? फंक्शन के टेम्पररी वेरिएबल्स जो इनपुट वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट से पास की जाती है। तो मैं एक पैरामीटर बना देता हूँ @num1। वेरिएबल्स होते हैं तो @ से बनेंगे। अब num1 की टाइप क्या होगी? इंटीजर। कॉमा एक और वाली क्या नाम है, पैरामीटर बना दो, उसकी टाइप भी क्या होगी? इंटीजर होगी। ठीक है। अब आपने कहा कि 2 + 2 नहीं करना, अब करना @num1 प्लस @num2। ठीक है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई अब देखो ये पहले से बना हुआ है, ऐड नाम से पहले से बना हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे पहले डिलीट करना होगा। ठीक है, जो चीज क्रिएट की कमांड से बनती है वो डिलीट किससे होती है? ड्रॉप से। डीडीएल कमांड। किससे? ड्रॉप फंक्शन। जैसे ड्रॉप टेबल है इसी तरह ड्रॉप फंक्शन। कौन सा? डीबीओ डॉट ऐड। ड्रॉप हो गया। इसे मैंने यहां से हटा दिया। अब दोबारा बनाते हैं, इस दफा पैरामीटर्स रखें। क्या रखें? पैरामीटर्स। इसे मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया, बन गया। ठीक है, अब करते हैं सिलेक्ट। सेलेक्ट करो कौन सा फंक्शन? डीबीओ डॉट ऐड। अब देखना ये आपसे मांगेगा। अब ये वैसे दिखाता है पैरामीटर या नहीं दिखा रहा? चलो मैं कर देता हूँ 3, 4। क्या कर दिया? ये 3 जाके सेट होगा कहाँ? और 4, और क्या हो जाएंगे दोनों? प्लस होके रिटर्न हो जाएंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, देखो क्या गया। ठीक है, कॉपी किया, इसी को मैंने दोबारा पेस्ट किया। मैंने बोला 10, 3 को प्लस कर दो, 13। बना दिया डायनेमिक फंक्शन। ठीक है। अब एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूं जो कि क्या करे, ये मैं हटा रहा हूं, इसके पिक्चर ले लो। डन है। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूं जो मुझसे कोई एक नंबर ले और उसका स्क्वायर बता दे। क्या बता दे? स्क्वायर। क्या अगर 2 दो तो 2 का स्क्वायर बता दे, 16 दो तो 16 का स्क्वायर बता दे। तो अगेन क्रिएट करो एक फंक्शन जिसका नाम होगा डीबीओ डॉट स्क्वायर। डीबीओ डॉट आपने लाजमी लगाना है।
ठीक है। उसके अंदर अब देखो स्क्वायर नाम से पहले से फंक्शन है, तो मैं डबल ही लगा दूंगा। ठीक है, वो कलर से पता चल जाता है, आप बना रहे होगे तब भी आपको वार्निंग दे देगा। ठीक है, अब मैं से कहता हूँ कि भाई एक पैरामीटर लेगा नम, और वो नंबर वो होगा जिसका स्क्वायर निकालना है। फिर रिटर्न्स, क्या रिटर्न करेगा ये? एक इंटीजर। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? एक इंटीजर। पहले से डिफाइन करना है कि जो रिटर्न करवा रहे हो। ठीक है, फिर एज, फिर बिगिन और एंड, और इसके बीच में आ जाएगा रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो? एट द रेट नम का स्क्वायर। तो एट द रेट नम को ही मल्टीप्लाई कर दो किससे? यही होता है ना, टू का स्क्वायर मतलब टू को टू से मल्टीप्लाई कर दो, 16 का स्क्वायर मतलब 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने बोला ये रिटर्न कर देना। अब क्या करें? अब बना दे, एग्जीक्यूट करा। क्या कह रहा है भाई? ओह सॉरी, टाइप नहीं दी ना इसकी, पैरामीटर की टाइप भी तो देनी है ना। ठीक है, तो इसे किया मैंने एग्जीक्यूट। अब करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करो किसे? डीबीओ डॉट स्क्वायर को। ठीक है, और किसका स्क्वायर दे दो भाई? फॉर एग्जांपल 98 का स्क्वायर दे दो। किसका स्क्वायर दे दो? 98 का। क्या हो गया इसको? ओह सॉरी, स्पेलिंग गलत लिख दी। क्या आ गया 98 का स्क्वायर? 9604। और इसके आगे एज लगा के मैं कॉलम का नाम भी दे सकता हूँ, स्क्वायर। कॉलम का नाम नहीं आ रहा ना, एज लगा के आगे कॉलम का नाम भी दे दिया, स्क्वायर आए। डन है। अच्छा, ये तो सिर्फ स्क्वायर दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ मैं नंबर भी दूं, यानी बेस भी दूं और पावर भी दूं जो मुझे निकालनी है उस नंबर की। कैसे होगा? कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ड्रॉप कर देता हूँ इस फंक्शन को, ड्रॉप फंक्शन डीबीओ डॉट स्क्वायर, वरना दोबारा एक नए नाम से बनाना पड़ जाएगा, मैं क्यों बनाऊं। एग्जीक्यूट किया, ड्रॉप हो गया, हो गया ड्रॉप। ठीक है, अब आपने बोला एक पैरामीटर रखो एट द रेट बेस। क्या होगा? बेस। भाई ऐसे होता है ना पावर में, एक बेस होती है और एक पावर होती है, ये बेस है और ये पावर है। अब मैं चाह रहा हूँ टू की पावर टू निकाल के दे रहा है स्क्वायर खाली। ठीक है, अब मुझे निकाल के दे टू की पावर 9 बोलूं मैं, मतलब बेस भी मैं अपनी मर्जी की बताऊं और पावर भी अपनी मर्जी की बताऊं। ठीक है, तो कैसे होगा? एट द रेट बेस स्क्वायर की जगह मैं से कर देता हूँ माई पावर। क्या कर दिया? माई पावर। दूसरा पैरामीटर मैंने रख दिया पावर का। किसका? पावर, जो कि इंटीजर ही होगा। रिटर्न क्या करो? बेस को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं। क्या करें? पावर का फंक्शन था, पावर का फंक्शन था, इसमें क्या पास कर देंगे? एट द रेट बेस कॉमा एट द रेट पावर। ठीक है, इसे मैंने क्रिएट किया। डन। टीबीओ डॉट माई पावर। माई पावर में सबसे पहले क्या दिया? बेस 3 की पावर कितनी निकालनी है? 6। कितनी निकाल दो? 6। ये देखो 3 की पावर 6 निकले। तो आप जैसा चाहो यूजर डिफाइंड फंक्शन इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी ही बड़ी लॉजिक लगाना चाहते हो।